हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है बच्चों। बच्चों, अगर आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से कुछ भी डाउट रहा होगा या फिर कुछ भी रहा होगा तो आपको ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा जितना डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आप लोग कॉपी और पेन जरूर निकाल लें और नोट जरूर बनाएं। ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों चलिए हम लोग प्रॉपर्टी 1 के बारे में बात करते हैं। क्या प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी 1। ठीक है, प्रॉपर्टी 1। ठीक है बच्चों, को कोई प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत नहीं है। मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि प्रॉपर्टी में आखिर क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टी 1 को मैं पहले ऐसे ही बता देता हूँ क्या है ये प्रॉपर्टी। जैसे कोई आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, मैं बता रहा हूँ ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम लोग उसका डिटरमिनेंट लिखे। ठीक है, और फिर डिटरमिनेंट लिखने के बाद उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिखने के बाद हम लोग क्या किए, किसी एक रो या एक कॉलम का एलिमेंट ले लिए। ठीक है, एक रो और या फिर एक कॉलम का एलिमेंट ले लिए, फिर क्या किए, उसी एलिमेंट का हम लोग को फैक्टर ले लिए और फिर एलिमेंट्स का और को फैक्टर का मल्टीप्लाई करके फिर हम उसका सम कर देंगे तो हम लोग को डिटरमिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। समझते हैं एग्जांपल से। जैसे कि ए आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, ए आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम लोग मान लेते हैं A11 A12 A13। ठीक है, A21 A22 A23। ठीक है बच्चों, A31 A32 और A33। ठीक है, ये 3 ऑर्डर का है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। ठीक है बच्चों, इसका ऑर्डर है 3/3। अब हम लोग इसको डिटरमिनेंट ए लिखना चाहें तो हम लोग कैसे दिखा सकते हैं इसको? डिटरमिनेंट ए इज इक्वल्स टू, हम लोग दिखा सकते हैं इसे A11। ठीक है, A11 A12 A13। ठीक है बच्चों, फिर देखिए A21 A22 A23। ठीक है, A31 A32 और A33। ये हम लोग ऐसे दिखा दिए, डिटरमिनेंट ए को हम लोग ऐसे दिखा दिए। ठीक है, डिटरमिनेंट को ऐसे ही दिखाया जाता है। फिर हम लोग क्या किए बच्चों, जैसे कि आपको पता है ये R1 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये क्या है, ये रो 3। ठीक है, वैसे ही ये C1 है, ये C2 है और ये क्या है, ये C3। ये सब आपको पता है, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 है। ठीक है, ये सब आपको पता है। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या किए, जैसे मैं यहाँ पर रो 1 का एलिमेंट ले लिया, क्या रो 1। ठीक है, रो 1 में कौन कौन सा एलिमेंट है बच्चों? रो 1 में आपका A11 है, A12 है और A13 है। ठीक है, A11 है, A12 है और A13 है। तो हम लोग क्या किए, A11 लिख दिए और फिर इसी का कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया, इसका कोफैक्टर मान चलिए C11 हो गया। ठीक है, फिर प्लस, फिर क्या है, रो 1 में A12 एलिमेंट है, A12, फिर इसी का इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा C12, फिर प्लस क्या है A13 और इसी का कोफैक्टर हो जाएगा C13। ये हम लोग क्या वैल्यू देगा, ये हम लोग को डिटरमिनेंट ए का वैल्यू देगा। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं रो 2। क्या ले लेते हैं, अब रो 2 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, रो 2। ठीक है, रो 2 में कौन कौन सा, A21 A22 A23। तो A21 इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा C21, फिर प्लस फिर क्या है A22 और इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा C22, फिर प्लस फिर क्या है A23 और इसका कोफैक्टर क्या है C23। ये भी हम लोग को डिटरमिनेंट ए का वैल्यू देगा। ठीक है, या फिर हम लोग कॉलम 1 ले लेते हैं। ठीक है, कॉलम 1 ले लेते हैं। ठीक, कॉलम 1 ले लेते हैं। कॉलम 1 में क्या है, A11 A21 A31। तो A11 इंटू C11, फिर प्लस फिर क्या A21 इंटू C21, फिर प्लस A31 इंटू C31। ये भी हम लोग को डिटरमिनेंट ए देगा। मतलब ये प्रॉपर्टी का मतलब ये है बच्चों, हम लोग कोई रो ले या कोई कॉलम ले। ठीक है, कोई रो ले या फिर कोई कॉलम ले और फिर हम लोग उसी का कोफैक्टर ले लें और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते, क्या हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग कोई रो ले सकते हैं, C2 भी ले सकते हैं, C3 भी ले सकते हैं और फिर उसका हम लोग को कोफैक्टर लेकर उससे मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे हम लोग ने यहाँ किया। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टीज। अब हम लोग इसको एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों। क्या समझते हैं अब हम लोग? अब हम लोग इसको एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल समझते हैं अब हम लोग इसको। जैसे कि बच्चों देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि बच्चों डिटरमिनेंट ए आपका दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, मान के चलिए हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 2 1 1 और 2 2 1। ये ले लिए हम लोग डिटरमिनेंट। ठीक है, डिटरमिनेंट ये ले लिए हम लोग। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, ये रो 1 है, ये रो 2 में नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3।
तो हम लोग क्या किया यहाँ पर R1 लिए और हम लोग देखे डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आता है। तो R1 में क्या क्या A11 A12 और A13, तो हम लोग लिख लेते हैं A11 इंटू C11 फिर प्लस ये A12 इंटू C12 फिर प्लस ये A13 इंटू C13। ठीक है, ये हम लोग क्या देगा, ये हम लोग को देगा वैल्यू डिटरमिनेंट ए का। ठीक है, देगा, देखते हैं। तो यहाँ पर A11 क्या है बच्चों, A11 यहाँ पर 1 है, 1 इंटू और C11 निकालना, तो ये बंद किए ये बंद किए ये बंद किए ये बंद किए 1 - 2 -1। ठीक है, फिर प्लस A12 क्या है 2 इंटू C12 ये बंद ये बंद ये बंद ये बंद 2 - 2 0। ठीक है, फिर प्लस A13 यहाँ पर क्या है, A13 यहाँ 3 है और C13 ये बंद ये बंद ये बंद ये बंद, तो 4 - 2 2। ठीक है, और यहाँ प्लस ही होता है तो यहाँ 2 ही होगा, 4 - 2 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, -1 प्लस 0 और यहाँ +6, यहाँ पर क्या मिल गया है 5 मिल गया है। ठीक है, हम लोग को 5 मिल गया डिटरमिनेंट का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कॉलम 1 से अगर ये प्रॉपर्टी अगर सही होगा तो सब में एप्लीकेबल होगा, रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3 में भी एप्लीकेबल होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एक बार क्या ये कॉलम 1 में भी एप्लीकेबल है। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार कॉलम 1 में अगर ये एप्लीकेबल होगा तो यहाँ पर 5 आना चाहिए डिटरमिनेंट का वैल्यू। तो देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि डिटरमिनेंट तो हर जगह उसका वैल्यू सेम होगा, कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम ले लें। तो यहाँ हम लोग कॉलम 1 ले लेते हैं। कॉलम 1 में क्या है A11 A21 A31, तो A11 इंटू C11। ठीक है, प्लस ये A21 इंटू C21 फिर प्लस ये A31 है A31 इंटू C31। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर A111 है A111 है और इसका को फैक्टर A11 का ये बंद तो 1 - 2 -1। ठीक है, फिर प्लस A21 यहाँ 2 है इंटू फिर इसका को फैक्टर ये बंद A21 का को फैक्टर ये बंद तो 2 - 6 -4 और यहाँ क्या होता है, यहाँ प्लस यहाँ -4 क्या हो जाएगा +4। फिर प्लस A31 यहाँ क्या A31 2 है इंटू ये बंद क्या होगा 2 - 3 -1। ठीक है, 2 - 3 -1। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, -1 + 8 - 3 कितना हो गया -1 + 8 और -2। ठीक है, -1 + 8 और -2, यहाँ पर हो गया -3 + 8 और क्या यहाँ बचा हम लोग का 5। और यहाँ पर देखिए ये जो 5 है यहाँ भी आपका 5 ही आ रहा है। तो मतलब ये प्रॉपर्टी हम लोग का मतलब हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। मतलब ये प्रॉपर्टी एक बार और लास्ट में बता देता हूँ बच्चों। जैसे कि अगर कोई आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, दिख रहा है आपको। जैसे कोई आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है मैंने लिया और फिर उसका डिटरमिनेंट लिख दिया। फिर हम लोग क्या किए, हम लोग उसका रो या कोई कॉलम का एलिमेंट ले लिए, कोई रो या कोई कॉलम का एलिमेंट ले लिए। जैसे यहाँ मैं रो 1 लिया और फिर हम लोग क्या किया, उसको कोफैक्टर ले लिया। यहाँ पर जैसे कोफैक्टर है C11 C12 और C13 और फिर हम लोग उसको क्या किए ऐड किए, यहाँ ऐड किया हूँ, ऐड कर दिए तो हम लोग क्या मिल गया डिटरमिनेंट ए का। तो ये था बच्चों आपको प्रॉपर्टी नंबर 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों अब देखिए हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 के बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 के बारे में, प्रॉपर्टी 2। ठीक है, प्रॉपर्टी 2। ठीक है, प्रॉपर्टी 2 थोड़ा आपका प्रॉपर्टी 1 जैसा है। मतलब कैसे प्रॉपर्टी 1 जैसा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं अभी आपको ऐसे ही बताता हूँ प्रॉपर्टी 2 में क्या बोलता है। प्रॉपर्टी 2 में यह बोलता है बच्चों, जैसे कि आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और हम लोग उसको डिटरमिनेंट ए दिखा दिए, ठीक है, और फिर हम लोग क्या किए, किसी रो या किसी कॉलम का, किसी रो, ध्यान दीजिएगा, किसी रो या किसी कॉलम का हम लोग एलिमेंट्स लिए और फिर क्या किए, हम लोग कोफैक्टर लिए, किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम का हम लोग कोफैक्टर लिए, किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम का हम लोग क्या लिए, कोफैक्टर लिए, और हम लोग उसको कोफैक्टर और एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके और फिर उसका आपस में सम कर दिया तो हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग को उसका जो वैल्यू मिलेगा वो हम लोग को 0 मिलेगा। समझते हैं, जैसे कि ए आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों, ए आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, एलिमेंट फॉर्म में लिख रहा हूँ A11, ठीक है, A12 और A13, ठीक है, A21, A22, A23, ठीक है, A31, A32 और A33, ये आपका है स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर 3 है, ठीक है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हम लोग इसी का डिटरमिनेंट लिखना चाहें बच्चों, इसी का अगर हम लोग डिटरमिनेंट लिखना चाहें तो डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते हैं, A11, ठीक है, A12, A13, ठीक है, A21, A22 और A23, ठीक है बच्चों, A31, A32 और A33, ये हम लोग डिटरमिनेंट ए दिखा दिए, ठीक है। और फिर हम लोग क्या किए बच्चों,
और फिर देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या किए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ये R1 R2 R3 C1 C2 C3, ठीक है, ये आपको पता है। ठीक है, हम लोग क्या किए यहाँ पर R1 में हम लोग क्या लिए, एलिमेंट्स लिए। R1 का हम लोग क्या लिए, एलिमेंट्स। R1 का हम लोग एलिमेंट्स लिए और हम लोग ले लिए R2 का क्या ले लिए, R2 का हम लोग ले लिए कोफैक्टर्स। R2 का हम लोग क्या ले लिए, R2 का हम लोग ले लिए कोफैक्टर्स। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। R1 में एलिमेंट क्या है, R1 में A11 और फिर उसका नीचे R2 है, तो R2 का ये A21 है, इसका कोफैक्टर C21 प्लस फिर क्या है R1 में A12 उसका नीचे एलिमेंट कौन है, R2 में A22 इसका कोफैक्टर C22 फिर प्लस R1 में क्या है A13 और फिर उसी का नीचे रो 2 का एलिमेंट क्या है A23 इसका कोफैक्टर C23। ये हम लोग क्या आ जाएगा, ये हम लोग को सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0 मिल के आएगा। ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पर क्या किए, रो लिए तो रो ही का कोफैक्टर्स लेना होगा। ठीक है, अगर रो का एलिमेंट ले तो रो का कोफैक्टर, हम लोग कॉलम का एलिमेंट लेंगे तो कॉलम का कोफैक्टर लेना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले लिए C2 का क्या ले लिए, C2 का हम लोग एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, C2 का हम लोग ले लिए एलिमेंट्स और हम लोग C3 का हम लोग क्या ले लिए, C3 का ले लिए कोफैक्टर्स। ठीक है, C3 का हम लोग क्या ले लिए, C3 का ले लिए हम लोग कोफैक्टर्स। तो C2 में एलिमेंट कौन कौन है, A12 A22 और A32। ठीक है, तो A12 और फिर उसका बगल में C3 का एकदम A12 के बगल में A13 है, तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा C13। फिर प्लस फिर क्या है A22 फिर इसका बगल C3 में एलिमेंट है A23 इसका कोफैक्टर C23 फिर प्लस A32 और फिर इसका कोफैक्टर C33। ठीक है, कॉलम 3 का कोफैक्टर C3, ये भी हम लोग को 0 मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल से बताऊंगा। या फिर बच्चों हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पर ले लिए R1 का एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, R1 का हम लोग क्या ले लिए, R1 का एलिमेंट्स ले लिए। ठीक है, और हम लोग ले लिए R3 का क्या ले लिए, R3 का हम लोग ले लिए कोफैक्टर्स। R3 का हम लोग क्या ले लिए, R3 का हम लोग ले लिए कोफैक्टर्स। ठीक है, तो R1 में एलिमेंट कौन है, A12 A11 और A13। ठीक है, तो A11 और R3 का कोफैक्टर्स का एलिमेंट 1 A31, तो इसका क्या हो जाएगा C31 फिर प्लस फिर क्या है A12 फिर इसका नीचे रो 3 में A32 इसका कोफैक्टर C32। ठीक है, फिर प्लस फिर क्या है A13 फिर उसका नीचे में रो 3 का एलिमेंट है A33 इसका कोफैक्टर C33। ये भी हम लोग को सॉल्व करेंगे तो 0 देगा। ये प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करना है, हम लोग को ये करना है कि हम लोग को कोई रो का एलिमेंट लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर रो 1 का एलिमेंट लिया और फिर किसी दूसरे रो का या फिर अगर किसी दूसरे रो का हम लोग क्या लेना है, हम लोग को कोफैक्टर्स लेना है। ठीक है, अगर हम लोग रो लिए तो रो का ही किसी दूसरे रो का कोफैक्टर्स लेना होगा। अगर हम लोग कॉलम लिए तो किसी दूसरे कॉलम का कोफैक्टर्स लेना होगा और उसको ऐड करके हम लोग सम करेंगे तो 0 मिलेगा। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूँ। जैसे कि आपका कोई ये आपका डिटर्मिनेंट है। ठीक है, हम लोग रो 1 का एलिमेंट लिए। ठीक है, रो 1 का हम लोग क्या लिए, एलिमेंट लिए और फिर हम लोग किसी दूसरे रो का हम लोग को क्या लेना होगा, कोफैक्टर्स लेना होगा। रो 1 का हम लोग एलिमेंट्स लिए तो या तो हम लोग यहाँ R2 का हम लोग कोफैक्टर्स ले सकते हैं, या तो C2 का कोफैक्टर्स ले सकते हैं, R3 का कोफैक्टर्स ले सकते हैं और हम लोग उसको ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तब भी हम लोग को जो वैल्यू मिलेगा वो 0 मिलेगा। इसको समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। ठीक है बच्चों, इसको क्या समझते हैं हम लोग, एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, यहाँ दिख रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पर जैसे डिटरमिनेंट A आपका दिया हुआ है, डिटरमिनेंट A दिया हुआ है आपका, कुछ दिया हुआ मैं मान लेता हूँ 1 2 3 2 2 1 और 1 3 1, ये मैंने मान लिया। ठीक है, डिटरमिनेंट A कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ मैंने अपने मन से मान लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, अब हम लोग यहाँ पर देखें R1 का हम लोग क्या ले लिए, R1 का हम लोग ले लेते हैं एलिमेंट्स। R1 का हम लोग क्या ले लेते हैं, R1 का एलिमेंट्स और R3 का हम लोग क्या ले लेते हैं, R3 का हम लोग ले लेते हैं कोफैक्टर्स। ठीक है, R3 का हम लोग कोफैक्टर्स ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा बॉक्स बना देता हूँ और अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए जैसे कोई ए आपका डिटरमिनेंट है। ठीक है, कोई डिटरमिनेंट दिया मैंने अपने मन से ले लिया 1 2 3 2 2 1 और 1 3 1। ठीक है, और हम लोग क्या किए, R1 का हम लोग एलिमेंट्स ले लिए और फिर किसी दूसरे रो का या तो हम लोग R2 का कोफैक्टर्स ले सकते हैं या तो R3 का, तो मैंने यहाँ पर R3 का कोफैक्टर्स ले लिया। ठीक है, तो R1 में ये कौन सा है, ये A11 A12 A13, तो मतलब A11 और फिर R3 में ये क्या है
इसका कोफैक्टर्स लेना, ये क्या है A31 तो इसका C31, ठीक है। फिर प्लस ये क्या है A12, उसका नीचे R3 में एलिमेंट कौन सा है A32 तो मतलब ये C32 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस ये क्या है A13 फिर उसका नीचे में एलिमेंट कौन सा है R3 में, ये आपका A33 C33, ये हम लोग को जीरो मिल जाएगा, चेक करते हैं, ठीक है। अगर ये प्रॉपर्टी अगर सही होगा तो ये हम लोग को जीरो मिल आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर A11 क्या है, A11 आपका 1 है बच्चों, ठीक है, 1 इंटू और यहाँ पर C31 का हम लोग कोफैक्टर चाहिए, A31 का कोफैक्टर, ये बंद तो 2 - 6 2 - 6 -4 2 - 6 -4 और यहाँ होता है प्लस, यहाँ होता है माइनस, यहाँ होता है प्लस तो -4 ही रहेगा, ठीक है। फिर प्लस A12 यहाँ पर क्या है A12 2 है, फिर इंटू C32 इसका कोफैक्टर चाहिए, A32 का कोफैक्टर, ये बंद तो क्या आएगा, ये बंद तो 1 - 6 -5 और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तो माइनस प्लस, यहाँ माइनस तो यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। इसको आपको पता होगा, ठीक है। फिर प्लस A13 आपका यहाँ 3 है इंटू C33 का कोफैक्टर्स, ये बंद 2 - 4 क्या हो जाएगा -2, यहाँ होता है प्लस माइनस प्लस तो यहाँ हो जाएगा आपका -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो -4 प्लस 10 और यहाँ -6 इज इक्वल्स टू -10 प्लस 10, ये क्या आ गया आपका 0 आ गया, ठीक है। ये आपका 0 आ गया, ठीक है। या फिर बच्चों देखिए अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, या फिर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं C1 का, क्या ले लेते हैं C1 का हम लोग एलिमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। C1 का ये तो अगर ये प्रॉपर्टी सही है तो सब में एप्लीकेबल होना चाहिए, तो C1 का एलिमेंट्स ले लेते हैं और क्या लेते हैं C2 या C3 का, तो हम लोग चलिए C2 का पहले लेते हैं, C2 का हम लोग कोफैक्टर्स ले लेते हैं, ठीक है। C2 का हम लोग क्या लेते हैं कोफैक्टर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो C1 में कौन कौन सा है, ये तो ये A11 और हम लोग C2 का कोफैक्टर्स ये क्या है, ये A11 ये A12 मतलब C12, ठीक है। फिर प्लस ये क्या है A21 और फिर ये क्या है A22 तो मतलब C22, ठीक है। फिर प्लस ये क्या है A31 और ये क्या है A32 है मतलब C32, ये हम लोग को 0 मिल जाएगा, हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। A11 क्या है बच्चों, यहाँ 1 है, ठीक है। और C12 ये C12 है, ये बंद 2 - 1 1 2 - 1 1 तो ये क्या होता है, ये आपका होता है प्लस माइनस तो यहाँ हो जाएगा आपका -1, ठीक है। फिर प्लस A21 यहाँ पर क्या है A21 आपका 2 है इंटू C22 ये बंद तो 1 - 3 -2, ठीक है -2। फिर प्लस यहाँ पर क्या है A31 आपका 1 है इंटू आपका क्या चाहिए C32 ये बंद 1 - 6 -5 और यहाँ होता है प्लस माइनस प्लस यहाँ माइनस तो यहाँ हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया -1 -4 और +5 यहाँ क्या आ गया 0 आ गया। तो ये था बच्चों आपका प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी एक बार और मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, जैसे कि बच्चों कोई ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है और फिर हम लोग क्या किए किसी रो या किसी कॉलम का, देखिए यहाँ पर किसी रो या किसी कॉलम का हम लोग एलिमेंट लिए, ठीक है, किसी रो या किसी कॉलम का एलिमेंट लिए। अगर हम लोग रो लिए तो रो का कोफैक्टर लेना होगा, अगर हम लोग कॉलम लिए तो कॉलम का हम लोग कोफैक्टर लेना होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए R1 का एलिमेंट लिए, फिर हम लोग को या तो हम लोग R2 का कोफैक्टर ले लें या फिर हम लोग R3 का कोफैक्टर ले लें, ठीक है। और फिर हम लोग उसको कोफैक्टर से और एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके और फिर हम लोग आपस में सम कर दे तो हम लोग का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है बच्चों। ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 2। बच्चों अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 में यह बोलता है बच्चों, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अगर कोई आपका ए मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम लोग उसका डिटरमिनेंट लिख दें, ठीक है, डिटरमिनेंट लिख दें, ठीक है। हम लोग उसका सिंपली डिटरमिनेंट लिख के उसका वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, लेट सपोज हम लोग का वैल्यू आया 5, ठीक है, और फिर उसी स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग ट्रांसपोज लिख के फिर उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, जो हम लोग को पहले 5 वैल्यू आया था इसमें भी 5 ही आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लें, ए बी सी, ठीक है, डी ई एफ और जी एच आई, ये हम लोग मान लिए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये हम लोग क्या मान लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, इसका डिटरमिनेंट लिखते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट ए इज इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई, ये हो गया आपका डिटरमिनेंट, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो कहाँ सॉल्व करूँ, नीचे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आपका डिटरमिनेंट ए इज इक्वल्स टू, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ए यहाँ क्या हो जाएगा, ये बन तो ए आई माइनस एच एफ, ठीक है। फिर माइनस बी, फिर ये बन तो डी आई माइनस जी एफ, ठीक है। फिर प्लस सी, ये बन तो डी एच माइनस जी ई। ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आया ए, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, अब हम लोग देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, ये मैट्रिक्स देखिए इसका हम लोग ट्रांसपोज लिख दिए, ठीक है, ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज लिखें तो देखिए क्या हो जाएगा, जो रो में वो कॉलम में आ जाएगा, तो मतलब ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, ये हम लोग का आ गया, ये हम लोग का आ गया ए ट्रांसपोज, ठीक है। ए ट्रांसपोज हम लोग को आ गया। अब हम लोग क्या किए, अब हम लोग इसका ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लिख दिए। तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लिख दीजिए, क्या है, ए डी जी, ठीक है, ए डी जी, फिर क्या है, बी ई एच, ठीक है, फिर सी एफ आई, ये है। अब हम लोग क्या किए, अब हम लोग इसको कॉलम 1 से एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, कॉलम 1 से एक्सपेंड करते हैं। तो ए और ये बंद तो ई आई माइनस एच एफ आया, ठीक है, ई आई माइनस एच एफ आया, फिर माइनस बी, ठीक है, ये बंद क्या है, डी आई माइनस जी एफ आया, ठीक है। फिर प्लस सी, ये बंद तो क्या आया, डी एच माइनस जी ई आया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या निकालें, ए ट्रांसपोज का वैल्यू निकालें, ठीक है, सॉल्व किए, इसको एक्सपेंड किए। तो यहाँ पर देखिए जो डिटर्मिनेंट पहले ए था ट्रांसपोज लेने का पहले, वो क्या आया था, ए आई माइनस एच एफ माइनस बी डी आई माइनस जी एफ और प्लस सी डी एच माइनस जी, और यहाँ भी वही आया है, ए आई माइनस एच एफ माइनस बी डी आई माइनस जी एफ और प्लस सी डी एच माइनस जी, देखिए एकदम सेम है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, ये इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को प्रूफ हुआ कि ए ट्रांसपोज, या फिर पहले हम लोग ऐसे ही सॉल्व करें, फिर उसका ट्रांसपोज भी लेकर हम लोग सॉल्व करें डिटर्मिनेंट का, तो हम लोग का जो वैल्यू है वो सेम आएगा, ठीक है। हम लोग इसको एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ बच्चों। जैसे कि आपका कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लेते कुछ भी मान लेते, जैसे 1 2 3, ठीक है, 4 2 1 और 1 2 1, ये हम लोगों ने मान लिया स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये हम लोग ने मान लिया स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने इसका डिटर्मिनेंट लिखा, तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 2 1 और 1 2 1, ये हुआ, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व किए, तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कीजिए, तो 1 और यहाँ 2 माइनस 2 0, यहाँ माइनस होता है तो -2, ये बंद 4 - 1 3, फिर प्लस 3, ये बंद तो 4 2 8 -2 6, ठीक है। यहाँ क्या आया, 0 -6 और प्लस 18, यहाँ पर कितना है, 12 आया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद 12 आया। अब हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग इसका ए ट्रांसपोज लिख लेते हैं, ठीक है, ए ट्रांसपोज लिख लेने के बाद देखिए ट्रांसपोज लिख लेते हैं। तो ये जो रो में वो कॉलम 1 2 3 4 2 1 और 1 2 1, ये हो गया आपका ए ट्रांसपोज। और इसका डिटर्मिनेंट लिख लीजिए, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए 1 4 1 1 4 1 और फिर 2, क्या है 1 4 1, फिर यहाँ 2 2 2 और 3 1 1, ये है, ठीक है, ये है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या सेम आ रहा है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए एक्सपेंड कीजिए 1 और 2 - 2 0, फिर -4, ये बंद तो 2 - 6 माइनस कितना, 2 - 6 -4, ठीक है, प्लस 1, ये बंद तो 2 माइनस, ये बंद तो 2 - 6 -4। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा देखिए, 0, यहाँ -16 और यहाँ यहाँ +16 और यहाँ -4, ठीक है, यहाँ कितना है 12 आया। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 12 आया था और यहाँ भी ट्रांसफर लेने के बाद 12 आया,
ठीक है बच्चों, तो ये आपको प्रॉपर्टी समझ में है। प्रॉपर्टी यह बोलता है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और फिर हम लोग उसका या फिर डायरेक्ट उसका डिटर्मिनेंट निकाले, फिर हम लोग ट्रांसपोज लेकर डिटर्मिनेंट निकालें तो हम लोग का जो वैल्यू है वो सेम आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर, क्या था, प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 4 देखते हैं हम लोग। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 में यह बोलता है बच्चों, जैसे कोई आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, 3 ऑर्डर से स्टार्ट होना चाहिए, 2 ऑर्डर का नहीं, 3 ऑर्डर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, और ए स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका ऑर्डर 3 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, और फिर हम लोग क्या किया, उसका डिटर्मिनेंट लिख दिए। ठीक है, और फिर हम लोग क्या किया, वो डिटर्मिनेंट का हम लोग कोई 2 रो या 2 कॉलम को हम लोग आपस में एक्सचेंज कर दिए। मतलब R3 का जो एलिमेंट था वो R2 में लिख दिए और जो R2 का एलिमेंट था वो R3 में लिख दिए। फिर जो हम लोग का न्यू डिटर्मिनेंट आएगा वो नेगेटिव में आएगा। मतलब समझते हैं हम लोग, जैसे कि आपका कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मान लेते हैं हम लोग कुछ भी, ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई। ठीक है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, हम लोग इसको डिटर्मिनेंट लिखते हैं, तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू हम लोग लिखते हैं, लिख दीजिए डिटर्मिनेंट ए, यहाँ हो जाएगा आपका ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू सॉल्व कीजिए, तो ए ई आई माइनस एच एफ, ठीक है, फिर माइनस बी, फिर डी आई माइनस जी एफ, ठीक है, फिर प्लस सी, यहाँ पर डी एच माइनस जी, ये हो गया। सॉल्व करने के बाद हम लोग को ये आया, ये वैल्यू का डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये आया। ठीक है, और फिर हम लोग बच्चों यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसी ये जो डिटर्मिनेंट है, इसी डिटर्मिनेंट को हम लोग देखिए क्या करते हैं। ठीक है, यही डिटर्मिनेंट को हम लोग क्या करते हैं देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, R3 को R2 को R3 में एक्सचेंज कर देते हैं और R3 को R2 में, मतलब ये कि जो R2 है वो R3 में चल जाएगा, जो R3 है वो R2 में चल जाएगा, जो एलिमेंट है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं डिटर्मिनेंट, न्यू डिटर्मिनेंट बी लिख देते हैं। ठीक है, न्यू डिटर्मिनेंट बी लिख देते हैं। ठीक है, तो रो 1 वैसे ही रहेगा, ए बी सी, और जो R3 में वो R2 में चल जाएगा, मतलब जी एच आई ऊपर आ गया और डी ई एफ नीचे चल गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व की, डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू सॉल्व कीजिए, तो ए यहाँ क्या आ गया, एच एफ माइनस ई आई, ठीक है, फिर माइनस बी, फिर क्या आ गया, जी एफ माइनस डी आई, ठीक है, और प्लस सी, फिर क्या आ गया, जी ई माइनस क्या आ गया, डी एच। ठीक है, जी ई माइनस आ गया आपका डी एच। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सबसे माइनस कॉमन लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू सबसे माइनस कॉमन लिए। ठीक है, सबसे मैंने माइनस कॉमन लिया, तो इसको लिख सकते हैं ए ई आई माइनस एच एफ, जो यहाँ बाद में था वो पहले लिखा जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए तो ये माइनस एच एफ हो गया, फिर माइनस बी, ये क्या हो गया, डी आई माइनस जी एफ हो गया। ठीक है, यहाँ प्लस सी, ये क्या हो गया, डी एच माइनस जी हो गया। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो पूरा ये डिटर्मिनेंट ए का जो वैल्यू आया था वही आया था सॉल्व करने के बाद, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ए। तो यहाँ पर हम लोग को प्रूफ हो क्या आता है कि अगर किसी रो या किसी कॉलम का डिटर्मिनेंट का अगर हम लोग चेंज करते हैं, किसी 2 रो या किसी 2 कॉलम का डिटर्मिनेंट का अगर हम लोग चेंज करते हैं तो उसका जो न्यू डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों। हाँ बच्चों, देखिए अब एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, क्या समझते हैं हम लोग इसको, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि आपका कोई ए डिटर्मिनेंट दिया हुआ, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ, इस बार मैं सिर्फ डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, मैट्रिक्स उट्रिक्स नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ बच्चों देखिए एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं ए इज इक्वल्स टू कोई डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, अपने मन से मैं ले रहा हूँ 1 2 3। ठीक है, फिर ले लेते हैं 4 2 1 और ले लेते हैं 1 2 1, ये ले लिया डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट हम लोग ने ले लिया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व किए तो क्या है, 1 2 माइनस 2 0, फिर प्लस 2, सॉरी माइनस हो गया यहाँ, माइनस 2, ये बंद तो 4 माइनस 1 3। ठीक है, फिर प्लस 3, ये बंद तो 4 to 8 माइनस 2 6। ठीक है, यहाँ पर क्या आया, 0 माइनस 6 प्लस 18 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है 12 आया डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद। ठीक है,
डिटरमिनेंट ऐसा ही हम लोग सॉल्व किए तो 12 आया। अब हम लोग यहाँ पर इसी डिटरमिनेंट में थोड़ा सा हम लोग क्या किए, हम लोग कर दिए R2 में, R2 को हम लोग R3 से एक्सचेंज कर दिए और R3 को हम लोग R2 से एक्सचेंज कर दिए। ठीक है, किसी दो रो को हम लोग एक्सचेंज कर दिए यहाँ पर आपस में। ठीक है, यहाँ डिटरमिनेंट ए होगा तो हम लोग इसको न्यू डिटरमिनेंट मान लेते हैं बी। ठीक है, न्यू डिटरमिनेंट हम लोग क्या मान लेते हैं, बी। ठीक है, तो अब देखिए कैसे लिखा जाएगा, 1 2 3। ठीक है, और जो R3 में वो R2 में चल जाएगा तो मतलब 1 2 1 ऊपर आ गया और 4 2 1 नीचे चल गया। ठीक है, 4 2 1 क्या हो गया, नीचे चल गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो देखिए डिटरमिनेंट b इज इक्वल्स टू, सॉल्व कीजिए तो 1 2 - 2 0, फिर -2, ये बन तो 1 - 4 -3। ठीक है, 1 - 4 -3। ठीक है, और फिर यहाँ +3, ये बन तो 2 - 4 सॉरी 2 - 8 -6। ठीक है, 2 - 8 -6। ठीक है, 2 - 8 -6। अब यहाँ पर देखिए 0 +6 और -18, यहाँ पर क्या आ गया, -12। देखिए यहाँ पर 12 आया था वैल्यू और यहाँ पर नेगेटिव में आया -12। हम लोग किसी दो रो को एक्सचेंज किए तो माइनस में आया। तो यही प्रॉपर्टी आपका बोलता है कि अगर हम लोग किसी दो रो या दो कॉलम को आपस में एक्सचेंज करेंगे डिटरमिनेंट का, ठीक है, तो उसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा। हम लोग यहाँ C1 को C2 के साथ और C2 को C3 के साथ भी अगर एक्सचेंज करेंगे तो माइनस में आएगा। C1 को C3 के साथ और C3 को C1 के साथ भी एक्सचेंज करेंगे तो माइनस में आएगा। या फिर हम लोग यहाँ पर R1 को R3 के साथ या फिर R3 को R1 के साथ भी एक्सचेंज करेंगे तो माइनस में आएगा। मतलब किसी दो रो या दो कॉलम को हम लोग आपस में एक्सचेंज करेंगे तो नेगेटिव में आएगा आपका आंसर डिटरमिनेंट का। ठीक है, तो ये था आपका बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 4 ना, प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया होगा। हाँ बच्चों देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 में यह बोलता है बच्चों, किसी अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और हम लोग उसका डिटरमिनेंट लिखते हैं। ठीक है, और उसमें हम लोग डिटरमिनेंट में देखें कि कोई दो रो या कोई दो कॉलम आपस में सेम है, आइडेंटिकल है, तो जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। समझते हैं, जैसे कि बच्चों आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, लोग मान लेते हैं A B C D E F और फिर से हम लोग यहाँ क्या मान लेते हैं, हम लोग A B C मान लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या किया, इसका डिटरमिनेंट लिखें। ठीक है, डिटरमिनेंट लिखें तो डिटरमिनेंट A इज इक्वल्स टू यहाँ तो डिटरमिनेंट होगा ना, तो ये ऐसे नहीं होगा। ठीक है, A इज इक्वल्स टू A B C D E F और A B C। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं R1 और R3 का जो एलिमेंट्स है वो सेम है। ठीक है, तो ये जो डिटरमिनेंट का वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, वो क्या होगा, 0 आएगा। हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रूफ कर रहे हैं। चलिए प्रूफ कर देते हैं। तो बच्चों देखिए हम लोग इसमें क्या किए, हम लोग लेट सपोज इसको माने अगर हम लोग ये डिटरमिनेंट को सॉल्व किया तो कुछ वैल्यू आया इसका, क्या है, मान चलिए हम लोग डिटरमिनेंट ए आया। ठीक है, इसको प्रूव कर रहा हूँ। हम लोग इसको सॉल्व किया तो मान चलिए हम लोग को कुछ वैल्यू आया, डिटरमिनेंट ए आया। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पर R1 को R3 में एक्सचेंज कर दिए और R3 को R1 में एक्सचेंज कर दिए। तो हम लोग इसको न्यू डिटरमिनेंट लिखें, डिटरमिनेंट B इज इक्वल्स टू लोग लिख देते हैं, जो R3 है वो R1 में चल जाएगा तो A B C D E F और क्या हो गया A B C। और फिर देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम लोग दो रो या किसी दो कॉलम को अगर हम लोग एक्सचेंज करते हैं तो इसको डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आता है वो माइनस में आता है। तो इसको सॉल्व करने के बाद मान चलिए इसको माइनस में आएगा तो माइनस डिटरमिनेंट बी आएगा। ठीक है, मान लिए तो यहाँ पर देख रहे हैं ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट सेम है, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ये इसको देखने के बाद इसको अगर आप 1 मान लें, इसको अगर आप 2 मान लें, ठीक है 2 मान लें, तो यहाँ पर देखिए ए इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ए। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू हम लोग को 0 आएगा। ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ कर दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको एग्जाम्पल समझते हैं बच्चों। क्या समझते हैं हम लोग इसको, एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए बच्चों जैसे कोई आपका ए डिटरमिनेंट दिया हुआ है। ठीक है, ए डिटरमिनेंट दिया हुआ है, हम लोग मान लेते हैं 1 2 3। ठीक है, फिर 4 2 1 और 1 2 1, ये मान लिया हम लोग डिटरमिनेंट। ठीक है, अच्छा ये डिटरमिनेंट तो हम लोग ये नहीं मानना होगा क्योंकि यहाँ पर दो रो और दो कॉलम हम लोग को सेम दिखाना है। ठीक है, तो सेम दिखाना है तो चलिए हम लोग मान लेते हैं डिटरमिनेंट ए इज इक्वल्स टू हम लोग मान लेते हैं 1 1 1 और 2 2 1 और यहाँ फिर से 1 1 1 मान लिए। ठीक है, यहाँ पर 1 1 1 मान लिए। यहाँ पर देख रहे हैं आप R1 और R3,
क्या R1 और R3 यहाँ पर सेम है, ठीक है। तो जो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। चेक करते हैं 0 आ रहा है या नहीं। तो 1 सॉल्व कीजिए तो 2 - 1 1, ठीक है। फिर -1 फिर सॉल्व कीजिए तो 2 - 1 1, फिर +1 सॉल्व कीजिए 2 - 2 0, 1 - 1 + 0 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज ऐसे होता है, ठीक है। या फिर यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, जैसे यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए दिया हुआ है 2 2 2 और 4 2 5 और यहाँ फिर से 2 2 2 दिया हुआ। आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो C1 और C2 है वो सेम है, आइडेंटिकल है। तो ये जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। चेक करके देख लेते हैं 0 आ रहा है यानी 2 और यहाँ 4 माइनस 2 4 - 10 -6, ठीक है। यहाँ -4, यहाँ पर ये बंद तो 2 ये बंद तो 2 4 - 4 0 और यहाँ +2 ये बंद 5 2 10 -4 5 2 10 -4 6 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 आएगा। देख लेते हैं -12 -0 यहाँ +12 क्या आ रहा है, 0 आ रहा। तो मतलब ये डिटर्मिनेंट का मतलब यह है कि अगर हम लोग किसी डिटर्मिनेंट है, ठीक है, और उसका किसी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल है, या तो R1 R2 आइडेंटिकल है, या तो R2 R3 आइडेंटिकल है, या फिर R1 R3 आइडेंटिकल है, या फिर C1 C2 आइडेंटिकल है, C1 C3 आइडेंटिकल है, C2 C3 आइडेंटिकल है, या फिर C1 C2 आइडेंटिकल है, तो वहां पर जितना भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू है वो 0 आएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 बोलता है, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों प्रॉपर्टी 6, क्या प्रॉपर्टी 6, ठीक है। प्रॉपर्टी 6, तो बच्चों प्रॉपर्टी 6 में यह बोलता है, जैसे कोई एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, और फिर हम लोग क्या किए, उसी स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी रो या किसी कॉलम में हम लोग क्या किए कि स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, उसी मैट्रिक्स में, ठीक है। और फिर जब हम लोग उसका न्यू डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाले, जितना हम लोग मल्टीप्लाई किए थे, जो डिटर्मिनेंट का पहले वैल्यू आया था उससे इंटू किए तो सेम आया। मतलब ये समझने का मतलब यह है कि देखिए, जैसे कि आपका कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम लोग मान लेते हैं ए बी सी, ठीक है, और डी ई एफ एंड जी एच आई मान लेते हैं, ठीक है, जी एच आई मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या किए, इसका डिटर्मिनेंट लिखें, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखे हम लोग ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई, ये आया, ठीक है, ये आया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू हम लोग को मिलेगा, सॉल्व कीजिए तो ए ई आई माइनस एच एफ, ठीक है, फिर माइनस बी क्या होगा, डी आई माइनस जी एफ, और यहाँ प्लस सी क्या होगा, डी एच माइनस जी ई, ठीक है। ये हम लोग को सॉल्व करने के बाद आया सिंपल डिटर्मिनेंट। फिर हम लोग क्या किए बच्चों, ये हम लोग जो मैट्रिक्स है इसमें हम लोग क्या किए, हम लोग R2 में कोई स्केलर क्वांटिटी K से मल्टीप्लाई कर दिए रो 2 में, ठीक है, रो 2 में। तो देखिए जो न्यू मैट्रिक्स बना, क्या बना, ए मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू आपका बना ए बी सी, ठीक है, और फिर रो 2 में किया तो ये क्या बना, के डी के ई और के एफ, ठीक है, और फिर ये बना जी एच आई, ठीक है, ये बना। अब हम लोग इसका डिटर्मिनेंट लिखते हैं, ठीक है, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट लिखते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं बी, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं बी, ठीक है, इसको हम लोग बी मान लें, तो बी डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया ए बी सी, फिर यहाँ के डी के ई एंड के एफ, ठीक है, और यहाँ जी एच और आई, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल्स टू, सॉल्व कीजिए तो ए के ई आई माइनस के एच एफ, ठीक है, के एच एफ, ठीक है, फिर माइनस बी ये बंद तो के डी आई माइनस के जी एफ, ठीक है, फिर प्लस सी ये बंद तो के डी एच माइनस के जी ई, ठीक है, ये आया। हम लोग क्या देख रहे हैं, सब में के है, तो सब में हम लोग के कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कि हम लोग सबसे कॉमन ले लिए, सबसे हम लोग के कॉमन ले लिए, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, ए ई आई माइनस एच एफ, ठीक है, माइनस बी डी आई माइनस जी एफ, फिर प्लस सी, फिर इसको लिख सकते हैं डी एच माइनस जी, ये हो गया आपका।
और यहाँ पर हम लोग लिख सकते डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल्स टू, ये पूरा क्या है डिटर्मिनेंट ए का आया है, तो हम लोग लिख सकते के डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आपका कोई ए डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ए डिटर्मिनेंट है, कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, और हम लोग उसमें किसी रो या किसी कॉलम में स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किए, मान चलिए के से मल्टीप्लाई किए, और फिर हम लोग उसका जो न्यू डिटर्मिनेंट निकाले, न्यू डिटर्मिनेंट क्या आया, जितना टाइम्स जो हम लोग स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई किए और जो पहले आया था उसका मल्टीप्लाई करने पर डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू आया, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और बच्चों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, अगर हम लोग जैसे कि कोई एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, कोई ए डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ए डिटर्मिनेंट है जैसे 1 2 3, ठीक है, 4 4 2 2, ठीक है, और 1 1 1, ये आपका डिटर्मिनेंट है, ठीक है। और हम लोग को दिख रहा है कि हम लोग को यहाँ पर जैसे ए डिटर्मिनेंट है, ठीक है, और हम लोग को दिख रहा है यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 2 2, तो यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो किसी एक रो या एक कॉलम से कॉमन लिया जाता है डिटर्मिनेंट में, ठीक है। डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम से आपका कॉमन लिया जाता है, तो यहाँ 2 1 1 बचा और यहाँ पर 1 1 1 बचा। डिटर्मिनेंट में हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग कॉमन लेते हैं तो किसी एक रो या एक कॉलम से कॉमन लेते हैं, लेकिन अगर मैट्रिक्स में हम लोग कॉमन लेते तो क्या करते थे, पूरा एकदम जितना एलिमेंट था सबसे कॉमन ले जाता था, लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा बात नहीं है। डिटर्मिनेंट में किसी एक रो या एक कॉलम से आपका कॉमन लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद वाला प्रॉपर्टी मैं बताऊंगा, उसमें और आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 का। हाँ बच्चों देखिए हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी 7 का। क्या प्रॉपर्टी 7 का बात करते हैं हम लोग, ठीक है, प्रॉपर्टी 7, ठीक है। प्रॉपर्टी 7 में यह बोलता है बच्चों, पहले मैं आपको बता देता हूँ, प्रॉपर्टी 7 में यह बोलता है कि जैसे कि आपका कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिर हम लोग क्या किए उसी स्क्वायर मैट्रिक्स में स्केलर क्वांटिटी से मान चलिए के से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। इसका पहले वाला में क्या कहते हैं, किसी रो या किसी कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें पूरा एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिए। जो न्यू डिटर्मिनेंट आया, जैसे कि आपका ऑर्डर है एन, जो न्यू डिटर्मिनेंट आएगा के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। तो समझते हैं, जैसे कि आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स है, मान लेते हैं हम लोग कुछ भी, हम लोग मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई, ठीक है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट लिखिए, तो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई, ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट। इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको आप सॉल्व किए तो क्या आया, ए ई आई माइनस एच एफ, ठीक है, माइनस बी डी आई माइनस जी एफ और प्लस सी क्या है डी एच माइनस जी ई आया, ठीक है, डी एच माइनस जी आया, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आया। फिर हम लोग क्या किए बच्चों, देखिए इसी डिटर्मिनेंट में हम लोग कोई स्केलर क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई किए, के ए, ठीक है, के से मल्टीप्लाई किए, तो इसका जो न्यू डिटर्मिनेंट बना वो देखिए, यहाँ बना के बी के सी, ठीक है, के डी के ई के एफ। आपको तो पता होगा कि जब भी हम लोग डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्रिक्स में अगर हम लोग कोई स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा बात डिटर्मिनेंट में नहीं होता, ठीक है बच्चों, ऐसा बात डिटर्मिनेंट में नहीं होता। देखिए बच्चों हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई किए, हम लोग इसका डिटर्मिनेंट लिखते हैं, के ए का डिटर्मिनेंट लिखते हैं, तो क्या होगा ये देखिए, के ए के बी के सी, ठीक है, के डी के ई के एफ, ठीक है, और यहाँ के जी के एच एंड के आई, ठीक है, ये होगा, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, के ए का डिटर्मिनेंट अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। सॉल्व किए तो यहाँ पर क्या है, पहले के ए है, ये बन तो क्या होगा के स्क्वायर ई आई ठीक है, माइनस के स्क्वायर एच एफ, ठीक है, फिर माइनस के बी, ये बन तो क्या होगा के स्क्वायर डी आई माइनस के स्क्वायर जी एफ, ठीक है, फिर प्लस के सी, ठीक है, ये बन तो के स्क्वायर डी एच माइनस के स्क्वायर जी, यही होगा, ठीक है, यही होगा, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर के ए का डिटर्मिनेंट लिखते हैं इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए के स्क्वायर सब में कॉमन लेते हैं, तो के स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा के क्यूब और यहाँ ए पहले से और ये क्या बन गया ई आई माइनस एच एफ, ठीक है, फिर माइनस यहाँ भी के क्यूब बन जाएगा, के क्यूब बी
यहाँ क्या बन गया डी आई माइनस जी एफ, ठीक है। फिर प्लस यहाँ भी के क्यूब बन जाएगा, के क्यूब सी और डी एच माइनस जी यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि एक का डिटर्मिनेंट अगर हम लोग लिखना चाहें तो सब में के क्यूब कॉमन आ रहा था, के क्यूब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लिए, इसको अंदर में लिख दिए तो ए ई आई माइनस एच एफ, ठीक है, माइनस बी डी आई माइनस जी एफ, ठीक है। फिर प्लस सी डी एच माइनस जी ई, ये हो गया आपका, हो गया। और यहाँ पर ये पूरा देखिए और ये देखिए, ये पूरा डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू के क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये आपका प्रॉपर्टी, मतलब इसको हम लोग और अच्छा से समझते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पर आपका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर यहाँ पर 3/3 है, इसका ऑर्डर 3 है, ठीक है। इसका ऑर्डर 3 है तो यहाँ पर आपका है के, यहाँ पर जितना ऑर्डर है उसका पावर में आ जाएगा। मतलब अगर इसका जैसे कि यहाँ पर जैसे कि एन ऑर्डर का होगा, एन ऑर्डर का, जैसे कोई आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, ठीक है, ऑर्डर इसका एन है, ठीक है, एन ऑर्डर का, ठीक है, n/n। तो अगर हम लोग इसमें k से मल्टीप्लाई कर दें इसी डिटर्मिनेंट में, ठीक है, इसको मान लेते हैं ए डिटर्मिनेंट, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो k a का जो डिटर्मिनेंट आएगा, इसका जो ऑर्डर है कितना n, तो k का पावर ये जो ऑर्डर है वो पावर में आ जाएगा और फिर डिटर्मिनेंट a आ जाएगा, ठीक है। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि बच्चों आपका ए डिटर्मिनेंट दिया हुआ, ठीक है, ए डिटर्मिनेंट सॉरी ए मैट्रिक्स दिया हुआ, ए मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू दिया हुआ, मान चलिए 3 दिया हुआ, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 3 दिया हुआ, ठीक, 3 दिया हुआ है और बोला है इसका जो ऑर्डर है, ये जो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है, ये ऑर्डर इसका क्या है, ऑर्डर है इसका 3 है, ठीक है, 3 ऑर्डर का मतलब 3/3 ऑर्डर का, ठीक है। अब हम लोग क्या बोला, अब हम लोग को बोला कि 3a का वैल्यू बताओ कितना होगा, 3a का वैल्यू बताओ कितना होगा। तो हम लोग को पता है कि यहाँ पर ऑर्डर 3 है, तो ऑर्डर 3 है मतलब यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी कितना मल्टीप्लाई हो रहा है 3, तो इसको पता है यहाँ पर के क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर 3 है तो यहाँ पर के क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आना चाहिए। और यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी क्या है 3, तो 3 का पावर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 का पावर 3 कितना होता है 27 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया हुआ 3, तो यहाँ पर क्या आ गया 36 81 आ गया, ठीक है। ये आपका इसे आंसर निकलता है, ठीक है, एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर से एक बार बताता हूँ, जैसे कि आपका कोई ए डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स है और फिर हम लोग उसमें के स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किए। पहले हम लोग का डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ रहा था, मान चलिए 3 आ रहा था, ठीक है, और फिर हम लोग के से स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें, तो जो न्यू डिटर्मिनेंट आया, जैसे ऑर्डर 3 है तो उसका पावर 3 में आ गया, स्केलर क्वांटिटी का 3 में आ गया, और जैसे कि ऑर्डर n है तो n का क्या आ गया k के पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो पहले डिटर्मिनेंट था a आ गया। अगर जैसे इसका ऑर्डर m है तो m होगा तो k के पावर m डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। और एक चीज देखिए यहाँ पर, इसको मैं अगर आपको शॉर्टकट से बताऊं तो यहाँ पर हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी सोच सकते हैं, ठीक है। कैसे सोच सकते हैं, हम लोग को पता है कि अगर हम लोग डिटर्मिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे कि अगर हम लोग डिटर्मिनेंट में किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसी रो या किसी कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, ये हम लोग को पता है, पूरा एलिमेंट में नहीं होता, वो किसी रो या किसी कॉलम मल्टीप्लाई होता है। और हम लोग अगर मल्टीप्लाई किए किसी रो या किसी कॉलम में ही होता है तो कॉमन भी आएगा, तो किसी रो या किसी कॉलम से आएगा। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पर के ए का डिटर्मिनेंट लिखना चाहें तो यहाँ से हम लोग के कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ के आ गया, ठीक है, यहाँ से भी के आ रहा तो इसका के स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ से भी क्या आ रहा है के क्यूब आ गया, और फिर सबसे कॉमन लें तो क्या बचा यहाँ पर बचा ए बी सी डी ई एफ एंड जी एच आई बचा। और फिर ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या डिटर्मिनेंट ए है, डिटर्मिनेंट ए है, ए बी सी डी एफ, और यहाँ भी ए बी सी डी एफ जी एच आई, तो इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। मतलब फिर से मैं बता रहा हूँ, जितना ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट रहेगा, ये ऑर्डर 3 है तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, उसका पावर 3 आ जाएगा, के का पावर 3 आ जाएगा। अगर 4 होगा तो यहाँ 4 आ जाएगा, 5 होगा तो यहाँ पावर में 5 आ जाएगा, 6 होगा तो यहाँ पावर में 6 आ जाएगा, और 7 होगा तो यहाँ पावर में 7 आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे हम लोग के से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 यहाँ का 3 का पावर 3, जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 का पावर 3, ठीक है, ऐसे होगा। तो ये आपको प्रॉपर्टी समझ में होगा, मैंने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो ये था बच्चों आपको प्रॉपर्टी नंबर 7। हाँ बच्चों देखिए प्रॉपर्टी 8, क्या प्रॉपर्टी 8 देखिए, ठीक है, प्रॉपर्टी 8 देखिए। जैसे कि बच्चों आपका कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए आपका मैट्रिक्स है, अब मैट्रिक्स नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। आपका कोई ए डिटर्मिनेंट है, ठीक है, ए डिटर्मिनेंट है, इसको हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, हम लोग लिख देते हैं a1 प्लस अल्फा 1, ठीक है, b1 प्लस बीटा 1, ठीक है, और c1 प्लस गामा 1, ठीक है, और यहाँ a2 यहाँ a3 लिख दिए, ठीक है, और यहाँ लिख दिए
B2 और यहाँ लिख दिया B3 और यहाँ लिख दिया C2 और यहाँ लिख दिया C3। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अगर हम लोग ये डिटर्मिनेंट को थोड़ा ऐसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा ना, अब देखिए, अब दिख रहा। फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी 8 है और ये डिटर्मिनेंट है। ठीक है, और अगर हम लोग ये डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करने से थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल होगा सॉल्व करने में, थोड़ा लेंदी पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग ये डिटर्मिनेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, A1 A2 A3 लिख दीजिए, A1 A2 A3 लिख दिए, फिर लिख दिए B1 B1 B2 B3 लिख दिए, फिर लिख दिए यहाँ पर C1 C2 C3 लिख दिए। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ बीच में प्लस दीजिए, फिर सब डिटर्मिनेंट एक लिख दीजिए, अल्फा 1 A2 A3 बीटा 1 B2 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 और B3 और यहाँ गामा 1 C2 एंड C3। और ये इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और सम कीजिए या फिर इसको डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से मैं बताता हूँ बच्चों, जैसे कि आपका ए आपका कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, जैसे एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और यहाँ दिया हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ 1 प्लस जेड स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करें तो दिक्कत होगा हम लोग को सॉल्व करने, क्योंकि एक्स स्क्वायर इतना लेंदी पड़ेगा, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और यहाँ 1 1 1 है, 1 1 1 लिख दिए। ठीक है, फिर यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस। ठीक है, यहाँ लिख दिए, फिर से लिख दिए एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ क्यूब ले लिए। ठीक है, क्यूब ले लेते हैं। ठीक है, सब में क्यूब, तो यहाँ हो गया आपका एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, फिर प्लस कर दिया तो आंसर, या फिर इसको डायरेक्ट सॉल्व किया तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये था बच्चों आपका प्रॉपर्टी नंबर 8, आपको समझ में आएगा। और यहाँ देखिए प्लस है प्लस है प्लस है तो यहाँ प्लस लिखे, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस लिखते, अगर यहाँ माइनस 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 होता तो यहाँ हम लोग माइनस लिखते। ठीक है, आपको ये प्रॉपर्टी नंबर 8 समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, बहुत आसान प्रॉपर्टी था, आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों प्रॉपर्टी 9, क्या प्रॉपर्टी 9 देखते हैं हम लोग। ठीक है, प्रॉपर्टी 9 देखते हैं। प्रॉपर्टी 9 यह बोलता है बच्चों, प्रॉपर्टी 9 यह बोलता है कोई एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, और उसका जो कोई एक रो या एक कॉलम का जो तीनों जितना एलिमेंट है वो सब जीरो है। ठीक है, मान चलिए 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और जो उसका कोई एक रो या एक कॉलम का जो तीनों एलिमेंट है वो जीरो है, तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो जीरो आएगा। समझते हैं, जैसे कि बच्चों आपका ए डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट दिया हुआ है आपका 0 0 0। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ 1, सॉरी यहाँ एलिमेंट लेते हैं 1 ए बी सी ले लेते हैं, यहाँ एक्स वाई और जेड ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं, और अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये आपका सिंपली जीरो आएगा। ठीक है, ये आपका सिंपली जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पर रो 1 में सब एलिमेंट जीरो करें, हम लोग रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो 0 0 0 0 आएगा। दिखा देते हैं 0, यहाँ क्या आ जाएगा बी जेड माइनस वाई सी, फिर यहाँ माइनस 0, ये बंद तो क्या आ जाएगा ए जेड माइनस एक्स सी, फिर प्लस 0, ये बंद तो ए वाई माइनस बी एक्स, और इसका 0 0 0 ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, या फिर कोई आपका डिटर्मिनेंट है। ठीक है, कोई आपका डिटर्मिनेंट है जैसे 1 2 3 और 0 0 0 और 3 2 1, ये डिटर्मिनेंट है, और इसमें देख रहे हैं एक कॉलम आपका 0 है, पूरा कॉलम का जितना एलिमेंट है वो 0 है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये था आपका प्रॉपर्टी नंबर 9। अब देखिए बच्चों प्रॉपर्टी 10, प्रॉपर्टी 10 देखिए, प्रॉपर्टी 10 में यह बोलता है बच्चों, जैसे कोई आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, सॉरी ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर मैट्रिक्स और इसमें सब एलिमेंट जीरो है सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, मतलब ये आपका जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, और अगर हम लोग उसका क्या मैं निकालना चाहिए, डिटर्मिनेंट निकालना चाहें तो जितना डायगोनल में एलिमेंट है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे कि आपका ए कोई डिटर्मिनेंट है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है जैसे कि 1 0 0 0 2 0 और 0 0 3, ये आपका, अगर हम लोग ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना चाहे तो डायरेक्ट हम लोग इसको ऐसे निकाल सकते हैं, 1 × 2 × 3 6 आ जाएगा, 1 × 2 × 3 6 आएगा। या फिर हम लोग, अगर हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा, अच्छा ऐसे नहीं निकलेगा, हम लोग कैसे विश्वास करेंगे, एक्सपेंड करके देख लीजिए, तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू एक्सपेंड किए 1 2 3 6 माइनस 0, और यहाँ 0 0 के लिखने का फायदा नहीं है, तो 6 माइनस 0 इक्वल टू 6 आ रहा है। तो यह था आपका प्रॉपर्टी नंबर 10, मतलब कोई एक
कोई ए डायगोनल मैट्रिक्स अगर हम लोग उसका डिटरमिनेंट निकालना चाहें तो डायगोनल में जितना एलिमेंट है उसको आप मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। अगर यहाँ 4 एलिमेंट होता तो चारों का मल्टीप्लाई करते, 5 रहता है 5 को, अगर n एलिमेंट रहता तो n एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते तो हम लोग को डिटरमिनेंट का वैल्यू मिल जाता। तो ये था बच्चों आपका प्रॉपर्टी नंबर 10। और आपको जितना प्रॉपर्टी था मैंने सब बता दिया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है बच्चों, और बहुत मजा आया होगा। ठीक है बच्चों, और बच्चों एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, मैं अभी बहुत सबसे मतलब कंटेंट जो है मैं अपना यूट्यूब में जो चैनल में कंटेंट सबसे अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मैं आर.डी. शर्मा का भी क्वेश्चन करा रहा हूँ और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन करा रहा हूँ और लेवल 2 का भी क्वेश्चन करा रहा हूँ। मतलब मैं कंटेंट एकदम अच्छा से अच्छा देना चाह रहा हूँ और मैं सब जितना कंटेंट है वो फ्री में देना चाह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पैसा लूँगा कोई, जैसे कि आज मैं पढ़ा दिया कल बोलूँगा ये ज्वाइन कीजिए, ये कोर्स ज्वाइन कीजिए, ये सब कुछ नहीं। जितना मैं कंटेंट दूंगा फ्री दूंगा और जैसा भी जो कंटेंट रहेगा वो बहुत अच्छा कंटेंट रहेगा। मतलब बहुत कंटेंट अच्छा रहेगा, मतलब क्या आर.डी. शर्मा से रहेगा क्वेश्चन और एनसीईआरटी से रहेगा क्वेश्चन और कुछ लेवल 2 का भी क्वेश्चन रहेगा जिससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। और सीबीएसई का तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे ही रहा हूँ और जितना कंटेंट मैं दूंगा सब फ्री दूंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही और फिर इसका नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि डिटरमिनेंट का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है बच्चों, और डिटरमिनेंट का क्वेश्चन लगभग 3 लेक्चर होंगे उसका और सब 40 मिनट से ऊपर होंगे। सब लेक्चर में मैं डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आपका 40 से 45 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चन कराना। डिटरमिनेंट में अगर तीनों लेक्चर आप देख लेंगे तो आपको उसके बाद डिटरमिनेंट में एक क्वेश्चन सुनने की जरूरत नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे हम अगले क्लास में डिटरमिनेंट का क्वेश्चन लेकर। ठीक है, प्रॉपर्टी आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।